नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी पीवाईक्यू जीके जीएस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हमने भारतीय संविधान के 6 पार्ट को कंप्लीट किया। आज ये हमारा पार्ट नंबर 7 है और पार्ट नंबर 7 में 171 से लेकर 200 क्वेश्चन यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे। और 30 क्वेश्चन के साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी हम साथ में सीखेंगे कि जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 171, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये बहुत चर्चित फंडामेंटल राइट्स हैं 23 एंड 24। ये कहता है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है वह 23 और 24 में है। अब 23 में क्या है? शोषण की बात किया गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब 23 की अगर बात करें, 23 में जो है मानव दुर्व्यवहार आता है। मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार आता है। मानव की जो तस्करी होती थी यानी कि जो देह व्यापार होता था वो भी आता है। और इसमें आता है बेगार, जो बेगार करवाते हैं, जो कम उम्र के बच्चों से जो श्रम करवाया जाता है वो भी रहता है। बेगार का मतलब होता है कि आपने कोई काम करवाया और उसके बदले में जो मजदूरी है उसको कम दिया या दिया ही नहीं, उसको बोलते हैं बेगार करवाना। और बालात श्रम इसी में होता है। बालात श्रम यानी कि बालकों से श्रम करवाया। इस पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वह आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अब 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वह कल कारखानों में जो जोखिमपूर्ण कार्य है उसको नहीं करेंगे, यानी कि उनके कार्य पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। इससे 14 वर्ष से कम के बच्चों को, 14 वर्ष से कम की जो आयु है उन बच्चों को से कम। तो ये दो चीजें हैं 23 और 24। ये कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहला है मानव दुर्व्यवहार या मानव देह व्यापार या बेगार कराना, बालाश्रम, ये 23 में है। 24 में कहता है 14 वर्ष से कम के बच्चों को अगर कल कारखानों में आप काम करवा रहे हैं तो ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये जो है जोखिम भरे कार्य बालक नहीं करेंगे, तो ये पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है 24। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो आपने अभी जस्ट पढ़ा 23 एंड 24 में इसके जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का बात किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, भारत के संविधान में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा बालाश्रम निषेध पर जोर देता है? जो बालकों के श्रम पर निषेध पर जोर देता है तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि 23 में तो आपका बालाश्रम कहता है और 24 में कहता है 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं वह कल कारखानों में नहीं करेंगे। तो ये 23 में अगर आर्टिकल देगा बालाश्रम की बात करेगा तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर आर्टिकल दिया होता है तो 23 आर्टिकल आपका करेक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 में कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत तथा उसका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए इसमें है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में इसकी घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ जो असंगत या उसका अल्पीकरण का मतलब होता है कम कर देना, बनाने वाली जो विधि है कानून है वह शून्य होगी। यह कहता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है। 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता का मतलब कोई भी व्यक्ति जो है विधि से ऊपर नहीं है, सभी लोग विधि के समान जो ट्रीट किया जाएगा। हाँ, इसमें कुछ कंट्रोडिक्शन भी आता है, जैसे कोई व्यक्ति जैसे संवैधानिक पद पे अगर है
अगर उसके द्वारा कोई नियम ऐसा रेजुलेशन पास हुआ जो कि विधि विरुद्ध है भी, तो भी वह उस समय गिरफ्तारी के कंडीशन में नहीं आएगा, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राज्यपाल, इस तरह से जो भी व्यक्ति है संवैधानिक पद पे अगर वो कार्यरत है तो उसके द्वारा किए गए कोई भी रेगुलेशन अगर पास हो गया है तो वो मान्य होगा उस समय। हाँ, वो पद पे हट जाएगा, पद से हटेगा तो उसके विरुद्ध जो भी अन्य कार्रवाइयां हैं वो हो सकती है। लेकिन और सभी समस्त नागरिकों के लिए ये कहता है कि अगर वो भी हट गए पद से तो भी वो विधि के समक्ष सभी को समान ट्रीट किया जाएगा, समान रूप से देखा जाएगा। विधि के जो है सब लोग विधि के प्रति समान रहेंगे। तो ये आपका आर्टिकल 14 में कहता है। आर्टिकल 12 में क्या कहता है, राज्य की परिभाषा देता है, कि डिफिनीशन देता है राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य के बारे में बताता है। तो राज्य का मतलब ये होता है कि जो भी कोई भी ऐसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जहां पर विधि के नियम, कायदे, कानून उस पर लागू होते हैं और समस्त जो भी कानून है वह राज्य, जो वो कंपनी हो या कुछ भी हो, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी आईपीसी, सीआरपीसी है उसके अंतर्गत जितने भी कार्य होंगे उसके, वह राज्य की श्रेणी में आता है, चाहे वह प्राइवेट संस्थान क्यों ना हो। जैसे गेल है, भेल है, या इस प्रकार की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह भी राज्य के रूप में कार्य करती हैं। वहां पर कभी एक वाद आया था जिसमें झंडा फहराने के लिए, तो जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देखेंगे कि वहां पर भी तिरंगे झंडे फहराया जाता है, वह भी स्टेट के रूप में जानी जाती हैं। जितने भी नियम, कायदे, कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी के रूल एक्ट, वह उस पर लागू होते हैं। तो जो भी नियम को पालन करते हैं, नियम को, कानून को फॉलो होता है, वह सब स्टेट के, राज्य के रूप में आते हैं। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 बहुत ज्यादा फेमस आर्टिकल है। इसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा कि ये काला है, गोरा है, ये धर्म अलग है, या ये जो है दूसरे जाति का है, इसके आधार पर उसको विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल बहुत ज्यादा फेमस है, आर्टिकल 15। तो इसमें जो है, जो आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत तथा अल्पीकरण करने वाले कानूनों का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 13 में किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। वो अभी जस्ट आपने पढ़ा, यानी अल्पीकरण की अगर बात किया गया तो वह शून्य के रूप में जाना जाएगा। तो आपका आर्टिकल 13 होता है, इसके बारे में एक चीज बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल जो है 26 ये कहता है कि विशिष्ट धर्म या अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो आप ये कह सकते हैं धार्मिक कार्यों में जो प्रतिबंध की स्वतंत्रता है वह है धार्मिक कार्य, भाई आपको किसी भी धर्म को मानिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई, जो भी आप धर्म मान रहे हैं वह आप स्वेच्छापूर्वक मान सकते हैं। तो धर्म को मानने की अबाध प्रवृत्ति है, उसमें वह व्यक्ति वो स्वतंत्र है। तो इसमें करों के संदाय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में कहता है। तो आर्टिकल जो है 26 के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर आप कहें तो 12 से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, 12 से लेकर 35 तक। फंडामेंटल पहले कितने थे, 7 थे, पहले 7 थे, लेकिन अब उसको चेंज करके 6 कर दिया गया है, 6। तो 6 फंडामेंटल कर दिए गए। एक को कौन सा फंडामेंटल था, कौन सा राइट था जिसको हटा दिया गया, वो था आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसको अभी 300A में रख दिया गया है, इसको 300A में हटा के रख दिया गया है। अब ये कौन सा अधिकार है, ये विधि का अधिकार है, विधि का अधिकार। अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रह गया, विधि का अधिकार रह गया। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक केस आता है, केशवानंद भारती बनाम
भारत राज सिंह, उसका केस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार इसमें कंट्राडिक्शन होता है। आप उसको देखेंगे, केस को पढ़ेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स में जो ये अधिकार हटाया गया, संपत्ति का अधिकार, ये एकदम साफ रूप से मिल जाएगा। तो 300A में आपका अभी संपत्ति का अधिकार रख दिया गया। अभी मूल अधिकारों की बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो 6 अधिकार है, और 6 अधिकार में सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता अगर आर्टिकल कहेंगे तो आपका 14 से 18 ये समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। फिर आपका दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो आपका 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो कि आप अभी देखें हैं शोषण के विरुद्ध 23N, शोषण के विरुद्ध 23 एंड 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद 4 आता है आपका चौथे पर धर्म की स्वतंत्रता। आप कहीं भी किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कहीं भी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी सदस्यता ले सकते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो ये 25 से लेकर 25, 26, 27, 28 ये अधिकार है। और 5वां आपका आता है शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा, ये 29 to 30 है। और 6वां आपका अधिकार आता है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार 32 में है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन तीनों की कहीं भी कोई बात हुई तो संविधान में इसका क्या उपचार, भाई ये तो बीमारियां आ गई है हमारे पास, तो ये बताइए कि इसका उपचार क्या है। तो आर्टिकल 32 में आपको एकदम स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि ये जो है इसका उपचार कौन सा है, कहां कहां पर इसको हम अपील कर सकते हैं, कैसे इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं और कैसे हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में वर्णित है। इसमें आर्टिकल 26 में ये कहता है कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, किसी भी विशिष्ट धर्म अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात किया, तो ये है 25 से 28 तक। इसमें 26 एक विशिष्ट जो है कैटेगरी है जिसके बारे में ये चीज बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह हैं? तो आप कहेंगे 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। तो फंडामेंटल राइट्स में 7 अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा के कहां पर रख दिया गया है? 300A में रख दिया गया। अब वो कौन सा अधिकार है? विधि का अधिकार है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य विधि का पूर्णतः शोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? यानी सेकुलरिज्म जो बना रहा है कि भाई कोई ऐसा नहीं इस जो संस्थान होगा जहां पर पर्टिकुलर धर्म की ही शिक्षा दी जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये आर्टिकल कहता है 28 में, आर्टिकल 28 इसमें कहता है कि इसके अंतर्गत आर्टिकल 28 के राज्य जो भारत राज्य की बात करेगा, यानी कि भारत सीमा के भीतर कोई भी ऐसा संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो राज्य के रूप में है, उन्हीं शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों पर लागू नहीं होती है जो प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है, उस पर यह लागू नहीं होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 28 के तहत। आर्टिकल 28 के तहत ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 179।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपको बताना है। इसमें देखिए आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 उपाधियों का अंत नहीं है, इसमें है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता, ये तो आपका गलत है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत जो है 17 में। तो ये जो है आपका आर्टिकल 14 और 15, 14 से लेकर 18 तक, 14 से 18 तक, समानता की बात किया गया है। समानता की बात किया गया है। तो 14, 15, 16, 17 इस समानता की बात किया गया है। यानी कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी नहीं है, अस्पृश्यता का अंत ये नहीं है। अस्पृश्यता का अंत किसमें है? 17 में है। ये भी मैच नहीं कर रहा है। आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता की बात किया गया है। ये आपका करेक्ट है कि बोलने की स्वतंत्रता इसमें सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान आर्टिकल 1950 के अनुच्छेद 16 के 4 के तहत पदोन्नत में आरक्षण का अधिकार है। और किस व्यक्तियों के लिए बात किया गया है? विकलांग यानी दिव्यांग। आज के रूप में हम उनको दिव्यांग के रूप में जानते हैं। तो ये कहां पर वाद आया था? तो ये केरला में आया था। केरल राज्य बनाम लिसम्बा जोसेफ के मामले में ये इस चीज के बारे में बात किया गया है कि 16 के सबसेक्शन 4 के तहत पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। और किस व्यक्ति को मिलेगा? जो शारीरिक रूप से विकलांग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो विस्तार करते हैं? तो राज्य की जैसे बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 12 राज्य के बारे में बताता है। और आर्टिकल 12 जो है इसके द्वारा परिभाषित किया जाता है राज्य, यानी कि इस शब्द के दायरे के विस्तार में बात करेगा। और इसके तहत राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद राज्य के प्रत्येक राज्य सरकार की तथा विधानमंडल की भारत राज्य सीमा क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण में, यानी कि नियम कायदे कानून के अंतर्गत जितने भी सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी आते हैं वो सब क्या होंगे? एक राज्य के रूप में वर्णित किए जाएंगे। तो ये राज्य की डिफिनेशन देता है आर्टिकल 12। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो इसमें कई बार आपने पढ़ लिया है कि जो स्वतंत्रताएं हैं वो, तो आर्टिकल 19 के बारे में इसमें बात किया जा रहा है। आर्टिकल 19 में कहता है कि वाणिज्य स्वतंत्रता में 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी लेता है। और इसमें जो अलग अलग हैं 19 के सबसेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इसमें जो 6 अधिकार हैं इनके बारे में बताता है, ये गारंटी लेता है। आप कौन कौन से हैं? तो 19A में बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता, आप कह दे प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता है। 19B में क्या कहता है? बी में कहता है शांतिपूर्ण हथियारों के साथ एकत्र होकर सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि मैं लिख देता हूं शॉर्ट टर्म में सभा करने की स्वतंत्रता। फिर सी में क्या कहता है? सी में कहता है संघ, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, यानी कि संघ बना सकते हैं, संघ की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता। डी में क्या कहता है? डी में कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहां विचरण कर सकते हैं, ये चीज आप कर सकते हैं। तो आवागमन की स्वतंत्रता।
आवागमन। अच्छा, ध्यान में रखें कि आवागमन के बारे में बात किया गया है तो देश में ही बात किया गया है। देश के किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र में प्रतिबंधित होगा जहां पर जो है सुरक्षात्मक दृष्टि से खतरा, देश को खतरा होगा, वहां पर आप नहीं जा सकते। आप कहें कि हमको भाई हम तो जाएंगे, हम लेह लद्दाख कारगिल में जाएंगे जहां पर पूरा डिफेंस ने अपना जो है सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है, हम वहां पर भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर राष्ट्र सिक्योरिटी सुरक्षा का मामला रहेगा, तो वहां पर नहीं जा सकते हैं आप। आप कहेंगे हम पार्लियामेंट में सीधे से घुस जाएंगे, नहीं, वहां पर सिक्योरिटी सुरक्षा संबंधित जितने भी आपको दायरे हैं उनको पार करना पड़ेगा, उनके सारे नियम कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हैं। तो जो जनरल जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर आवागमन कर सकते हैं। चलो, अब डी के बाद आता है आपका ई। ई में कहते हैं कि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, निवास स्थान बना सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहे कि जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से जब तक रिमूव नहीं हुआ था, तब तक वहां आप जाके निवास करने की यानी कि प्रॉपर बस जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि वहां पर रणवीर संहिता चल रही थी। अब भारत क्षेत्र में मिला लिया गया है, वह भी भारत का एक राज्य बन गया है, जो कि यूटी के रूप में जाना जाता है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख के रूप में। तो 370 जब 2019 में रिमूव किया गया, तो उसके बाद वहां पर जमीन आप खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, बना सकते हैं, वह भारत का एक अक्षुण्ण भाग है। अब वहां पर जितने भी नियम कायदे कानून होंगे वो भारत की जो है आईपीसी सीआरपीसी के तहत ही कार्रवाई की जाएगी वहां पर। तो वो भारत का अब एक अभिन्न अंग बन गया है, तो वहां पर भी निवास कर सकते हैं और भारत के किसी भी क्षेत्र में अब निवास कर सकते हैं, ये चीज कह रहा है। और यफ जो कहता है आर्टिकल 19 का यफ, इसमें कहता है कि अपनी आजीविका चलाने के लिए कहीं भी व्यापार कर सकते हैं और कोई भी व्यापार कर सकते हैं, यानी व्यापार की स्वतंत्रता। व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में कहता है कि भाई आप मान लो किसी भी कास्ट से आ रहे हैं, आपको कोई भी ऐसा बिजनेस आपको अच्छा लगा, आपके पास पैसे हैं, तो आप बिजनेस अपना करिए, कहीं भी स्वतंत्र हैं, आप बिजनेस करके वहां स्टेब्लिश होकर बिजनेस कर सकते हैं। तो व्यापार की जो स्वतंत्रता है, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है, वो 19F में दी गई है। तो ये आपकी 6 स्वतंत्रताएं इसमें वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 183। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? अभी जस्ट आपने पढ़ा है 19 में, आर्टिकल 19 में 6 मौलिक स्वतंत्रताओं की बात किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जस्ट अभी आपने पढ़ा है, बोलने की स्वतंत्रता, आवागमन करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं पर बस जाने की स्वतंत्रता और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, ये सब जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 185। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? अब आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो जस्ट अभी आपने देखा है कि आर्टिकल 19A में बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। और फिर इसमें कहता है कि 19G, जी में क्या है? जी तो है नहीं, यफ तक ही है। 6 स्वतंत्रताएं के बारे में किया गया, शांतिपूर्ण सम्मेलन, ये देखिए 19G में नहीं है। हथियारों का शांतिपूर्ण सम्मेलन के बारे में जो अगर बात करें तो ये बी में है, बी में, जी में नहीं है। तो यहां पर सुमेलित की बात किया गया, यानी कि यह सुमेलित नहीं है। अब क्या कहता है 19E, 19E में संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो 19E में है, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C में है। संघ जो है, अच्छा 19E की बात करें, हाँ 19E की अगर बात करेंगे तो 19E में निवास की स्वतंत्रता, निवास कहीं पर बस जाने की स्वतंत्रता,
निवास की स्वतंत्रता है। सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो ये भी मेल नहीं खा रहा है। 19 बी में क्या है? 19 बी में कहीं भी शांतिपूर्ण रूप से जाके वहां बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर 19 बी आपका गलत दिया है, पेशे और अभ्यास करने की स्वतंत्रता, ये तो गलत है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कि 19 ए में बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 186। भारतीय संविधान के कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? यानी कि आर्टिकल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें जो है 25 के अंतर्गत जो आता है, इस चीज के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 25 कहता है कि गारंटी देता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर आप उसके जितने भी कार्य हैं उसको मानने के लिए अबाध रूप से स्वतंत्र है। यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की तथा प्रचार करने का हक उसको प्रदान किया गया है। उस व्यक्ति को वह कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों तथा नागरिकों में गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि वो भारत का ही नागरिक हो, अन्य भी नागरिक होगा अन्य देश का, तो भी वो अपने धर्म के अनुकूल अपने आचरण कर सकता है। मान लीजिए कोई टूरिस्ट आया यहाँ पर और वह हिंदू है, तो वह अपने हिंदू के जितने भी मंदिर है वहां पर जा सकता है, अपने धर्म का आचरण कर सकता है। क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन चर्च में जा सकता है। तो ये धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, उसमें चाहे नागरिक हो या गैर नागरिक हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 186 में ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? बहुत मतलब एक कहानी के माध्यम से आपको बताया है। तो आर्टिकल 15 इसको राहत प्रदान कर सकता है। अच्छा, आर्टिकल 15 में यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। और ध्यान में रखें कि इसके जो सेक्शन है, यानी कि 15 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में एक कहता है कि दुकानों या सार्वजनिक जो है शौचालय, भोजनालय, सार्वजनिक स्थान मान लीजिए, जैसे शौचालय है, पानी भरने की जगह है, भोजनालय है, वहां पर, तथा होटलों में, होटल जितने भी होटल हैं, होटलों में, सार्वजनिक जो मनोरंजन के क्षेत्र हैं, वहां पर प्रवेश के लिए या वहां पर विवरण करने के लिए, घूमने टहलने के लिए, कहीं जाने के लिए, वहां पर आपको इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप कोई दुकान से सामान लेना है, लाला जी की दुकान है, तो आप भाई सवर्ण है तभी ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं। आपने पैसा दिया, आपने लिया, चाहे आप सवर्ण हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, इसमें आपका विभेद नहीं किया जाएगा। जो मंदिर है या कहीं मस्जिद है या गुरुद्वारा है या चर्च है, जहां पर ऐसे स्थान है जहां पर सार्वजनिक है, वहां पर आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जा सकते हैं, अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं। होटलों में रहने के लिए आपने पैसा दिया, होटल में गए, खाना खाए, जो भी रहना है रहे, उसके बाद चले आए। ऐसा नहीं कह सकता कि आप एससी हैं तो इस होटल में नहीं आ सकते हैं, आप पैसा दीजिए, भरपाई कीजिए और आप जाइए। तो ये ध्यान में रखें। तो 15 के 2 के सबसेक्शन 1 में इसकी बात किया गया है। तो यहां पर नौकरानी को कौन राहत देगा? आर्टिकल 15 राहत देगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भाग 3 में 12 से 35 तक जो आर्टिकल है
उनमें जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है, इसमें 6 आर्टिकल हैं, 6 फंडामेंटल हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। छह मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसमें कहता है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सरकार भारतीय संविधान की डैश के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन की सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए बाध्य है। कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में कहता है कि श्रमिकों के लिए मानव गरिमा युक्त जो अनुकूलन जीवन है, जिसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं, जो उनके जीवन के लिए अनुकूल है तथा उनको सुरक्षित बनाने के लिए यह अधिनियमित सामाजिक कल्याण श्रम कानून का पालन सुनिश्चित कराने के लिए बाध्य है। जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं, यानी कि राज्य, ये चीज उसको बाध्य है कि उसको एक गरिमापूर्ण जीवन मिले और अनुकूल जो जीवन की दशाएं हैं वह मिलना चाहिए श्रमिकों को। तो आर्टिकल 21 ये बात कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य देखिए, मौलिक अधिकारों का नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, नहीं, ये तो नहीं है। ये वाद युक्त होते हैं, नहीं। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता, नहीं। ये वाला जो टर्म है ना, ये जो है आपका गलत है। अब देखिए इसमें यह आर्टिकल 20 और 21 ये इनको छोड़ के जो है सभी को निलंबित कर सकते हैं, यह कथन जो है असत्य है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके अनुसार ये बातें कही गई है कि कब ये इसको हम उन्मूलन कर सकते हैं या इस पर जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, बाकी अन्य मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और लेकिन लगाने वाला व्यक्ति कौन होगा? आप कहेंगे राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत ये कार्रवाई करता है? तो 359, आर्टिकल 359 के तहत उसको अधिकार है कि 20 और 21 को छोड़ के, यानी कि 20 और 21 को छोड़ के समस्त फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। अगर कभी भी राष्ट्रीय विविधता की बात आए तो वहां पर इस चीज को फॉलो किया जा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। तो आपने कई बार इसका जो है एनालिसिस किया है। आर्टिकल 32 से 35 तक संवैधानिक उपचार की बात किया गया है। आर्टिकल 32 में ये कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत आप 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, 5 रिट जारी कर सकते हैं। और 5 रिट जारी करने में कौन कौन से रिट हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, यही 5 प्रकार के रिट हैं जो आप जारी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कौन से आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय में 5 रिटें जाहिर होगी, मतलब दायर होगी, तो आप कहेंगे कि हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत इसको रिट दायर किया जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। अगर आर्टिकल 33 की बात करें तो संसद को यह अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैन्य बल हैं, पुलिस हैं, खुफिया एजेंसी हैं, सीबीआई है, रॉ है, आईबी है,
ये सभी के मौलिक अधिकारों को युक्त जो प्रतिबंध है वह कर सकती है कि इस पर कोई प्रतिबंध भी लगा सकती है या इनको कोई अलग से राइट्स भी दिया जा सकता है। जैसे सुरक्षा जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स जितने भी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो वहां पर एक अफस्पा लागू होता है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में अफस्पा लागू होने के बाद ये इनको विशेष अधिकार दिया जाता है सीएपीएफ को कि वहां के किसी भी घर को वो सर्च कर सकते हैं, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इनके प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये लगाने का काम कौन करता है? ये संसद करती है। कौन करती है? संसद। ये संसद को अधिकार है। आर्टिकल 34 में क्या बात कहता है? आर्टिकल 34 कहता है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन वह 20 और 21 को छोड़ के, 21 और 20 जिनकी जीने का अधिकार इनको छोड़ के वो सभी पर इसको लगा सकते हैं। और कौन सी कंडीशन में होगी? जब मार्शल लॉ लागू होगा। क्या होगा? मार्शल लॉ लागू होगा तब ये फॉलो होगा। फिर आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में ये कहता है कि संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है कि भाई आप संसद जो है कुछ विशेष मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, जैसे किसी भी को और ज्यादा प्रभावी बनाना है तो उसमें नियम कायदे कानून में बदलाव कर सकता है, उसमें कानून बनाने की शक्ति संसद को है। ये चीजें बात किया गया है। तो ये जो है आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं 32, 33, 34, 35, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, एक चीज और, भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, बी आर अम्बेडकर ने ना, बी आर भीमराव अंबेडकर ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आप भैया जस्ट आपने पढ़ा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 193, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन को भारतीय संविधान में वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। कौन से समय में जोड़ा गया? तो आप कहेंगे यह आर्टिकल ये जोड़ा गया जो है 2002 में। अब ध्यान दीजिए 2002 में जो जोड़ा गया तो कौन सा संविधान संशोधन था? 202 में जोड़ा गया इसको, और ये 86वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन था। और इसमें कहा गया कि जो है आर्टिकल में, इसमें 86 में इसको जोड़ा गया और कहा गया कि भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। भाग 3 में, पार्ट 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। और कौन सा आर्टिकल था? ये 21A के रूप में शामिल किया गया। 21A के बारे में अगर बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष। और कई बार आपसे पूछा जाएगा राइट टू एजुकेशन में कितने से कितने साल के बच्चों के लिए बात किया गया है, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये शिक्षा का अधिकार है, जो फंडामेंटल अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार इनको दे दिया गया है। तो अगर आपसे कभी ये भी पूछा जाए कि भाई जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पुनर्निरीक्षण कर अगर किया जाए तो उस समय जो है
किसने इसकी संतुति की थी? तो राम मूर्ति ने किया था। राम मूर्ति ने कब किया था? 86 में गठन हुआ और 1990 में इसको जो है बनाया और उसके सुझाव दिया कि इसमें जो है चेंजेस होने चाहिए। और चेंजेस जो होने का उन्होंने बताया, उन्होंने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर 100% नामांकन, सार्वभौमिक के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, यानी कि कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो दिया ही जाना चाहिए। तो ये चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आई और सामने आपके आर्टिकल 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें पार्ट 3 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया 21A, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये इनका मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 194। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य डैश तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अभी जस्ट आपने पढ़ा है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए होगा। कब प्रभावी हुआ? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत इसको दिया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 195। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय आत्मा किसने कहा था? BR अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 196। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार की बात करता है? आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया था? 2002 में। और कौन से 86वां संविधान संशोधन था? और इसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में 21A में इसको शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 197। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी? अगर एक कोई अपराध किया ही एक बार तो उसके लिए जो सजा मुकर्रर हो गई वही मिलेगी, दूसरी सजा उसके आधार पर नहीं मिलेगी। तो ये कहता है कि आर्टिकल 20 इसमें सही है। लेकिन अगर बात करें हम आर्टिकल 20 के सेक्शन 2 की, आर्टिकल 20 के सेक्शन 2 की अगर बात करें तो इसके तहत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजन या दंडित नहीं किया जाएगा। और ये कहता है किसमें? 20 के सेक्शन 2 में कहता है। लेकिन अब यहाँ आर्टिकल 20 दिया है तो 20 को ही हम एडॉप्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। और आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 28 कहता है कि इसके अंतर्गत राज्य, जितने भी राज्य हैं उनकी निधियों को पूर्णतः पोषित किया जाए और तथा शैक्षणिक जो संस्थान है धार्मिक शिक्षा के रूप में नहीं उसको अडॉप्ट किया जाए, यानी कि धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं किया जाए। तो आर्टिकल 28 भी कहता है। लेकिन यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 198। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने को रोकता है, कोई कानून बनाने से रोकता है। तो अगर इसकी बात करें पहले की, तो इसमें कहता है संविधान के आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 के सेक्शन 1 की बात करता है सार्वजनिक स्वास्थ्य, जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक व्यवस्था है, यानी कि सार्वजनिक अगर नाम जोड़ दिया गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य समुदाय है, सार्वजनिक भोजनालय है, वहां व्यवस्था है, वहां कदाचार बनाए रखने के लिए राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता तथा विधि बनाकर निर्वाध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह राज्य धर्म के मामले में कानून बनाने को
बनाने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संदर्भ में सुरक्षा का प्रावधान है? तो देखिए 18, 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 में आपने देखा था कि आर्टिकल 20 में इस चीज के बारे में कहा था, अपराधों के दोष सिद्धि के संदर्भ में सुरक्षा को प्रदान किया गया है। और 20 के सेक्शन 2 में क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, चाहे वो विदेशी हो या यहाँ का हो, तो उसको अगर सजा दी जाएगी तो वही एक दंड किया है, एक अपराध किया है, उसके लिए एक ही दंड का प्रावधान है। दोष सिद्ध के अपराध के संदर्भ में सुरक्षा तो आर्टिकल 20 के तहत ये आता है। इसमें चाहे नागरिक हो या गैर नागरिक हो, चाहे यहाँ का हो या विदेशी हो, वो इसको अपने दोष सिद्धि के संदर्भ में अपने आप को व्यक्त कर सकता है या डिफेंस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, संबंध में असत्य है? असत्य बात आपको इसमें पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। तो इस ऑप्शन नंबर ए कहता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। ये तो असत्य नहीं है, सत्य है। और बी कहता है यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सही है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सही है। इसमें उल्लेखित राज्य का अपना धर्म होगा, नहीं, सेकुलरिज्म है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, तो असत्य यही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता, तो 25 से 28 तक इसका विवरण है, 25 से 28 तक है। 25 में कहता है कि भाई अंतःकरण जो है, अंतःकरण की स्वतंत्रता धर्म को अबाध रूप से मानने तथा प्रचार प्रसार करने की ये स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो, कार्यों का प्रबंधन। धर्म से बात किया गया है, तो धार्मिक जितने भी कार्य हैं उसका प्रबंधन कर सकते हैं। आर्टिकल 27 की बात करें, 27 यह कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म का प्रचार करने, उसके व्यवहार के लिए किसी भी बात का अनुभाग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नहीं, आप ऐसा ही काम करिए, आप इस तरह से ही आपको काम करना पड़ेगा, तब आपको धर्म आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, ऐसा वैसा कुछ ऐसा है नहीं। वह अपने रूप से स्वतंत्र है, वह किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी की उपासना कर सकता है। तो इसमें कोई भुगतान करने की जरूरत नहीं है कि आप इतना रुपया दो तो ये धर्म आप एडॉप्ट करो, तो ये नहीं होगा। तो आर्टिकल 27 में कहता है। आर्टिकल 28 कहता है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि राज्य द्वारा अगर पोषित है वो, तो उसमें किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और वहां पर जो एजुकेशन होगा वह विषयों का होगा, ना कि धार्मिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर आपका, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। और उसके साथ में सॉरी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे हमने 30 क्वेश्चन लिया, 30 क्वेश्चन के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में संलग्न कम से कम 2, 4, 6 कॉन्सेप्ट हमने उसके साथ में संलग्न सीखा। ये 30 क्वेश्चन ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4-4 क्वेश्चन अन्य भी डिस्कस किए गए जो उससे रिलेटेड, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं एक सेशन में। तो इस तरह से हम पूरे जो भारतीय संविधान है 1 बाय 1 करके सीखेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।